नमस्कार। क्या बोला था हमने? हमने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आएगा लौट के। हमने बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से बातचीत शुरू करेगा और हमने ये भी बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप के पास में बहुत सारी मजबूरियां हैं, वो ना चाहते हुए भी ईरान से बातचीत करेगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के ट्रैक पे वापस आ गया है और इस बीच में और भी खबरें आ रही हैं और वो खबरें ये आ रही हैं कि नेतन्याहू ने अपने देश में एक भाषण में कहा है, अपनी संसद में, कि उनको जो भी बातचीत कर रहा है अमेरिका और जेडी वांस वगैरह, उसके बारे में रोज़ाना अपडेट देते हैं। इससे ये पता लगता है कि ईरान ने जो आरोप लगाया था कि नेतन्याहू बातचीत में अड़ंगे डाल रहा है, वो आरोप सही था, क्योंकि ये नेतन्याहू से पूछे बगैर कोई काम कर ही नहीं रहे थे। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो अमेरिका की नीतियां, ऐसा लगता है कि इजराइल चला रहा है, वहाँ की सरकार इजराइल चला रहा है। एक और डेवलपमेंट हुआ है और वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी करके अमेरिका बैठा हुआ है। उसी के बीच में अचानक उसकी सारी नाकेबंदियों को चुनौती देते हुए चीन के जहाज ईरान जाते हैं और वहाँ से सामान लेकर आते हैं। अमेरिका टापता रह जाता है। यानी मैंने आपको बताया था कि इस पूरे ब्लॉकेड में एक ही देश टारगेट है और वो है चीन। और चीन के अलावा और किसी को फर्क पड़ने वाला ही नहीं है अमेरिका की इस नाकेबंदी से। ईरान से फर्क जो पड़ रहा है बहुत सारी जगहों पे पड़ रहा है, बहुत सारे देशों पे पड़ रहा है। यानी बैक टू स्क्वायर वन, 9 दिन चले 2.5 कोस। आज हम आगे जाके समझेंगे कि ये दिशा में किस जा रहा है चीज़ें, इनका मतलब क्या है और आने वाले समय में अमेरिका क्या करने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा एक और दांव उल्टा पड़ गया है। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बगैर सोचे समझे अचानक मूड में आके कुछ भी बोल देते हैं। बोले वो जैसे कनाडा ने इनके साथ किया था, इन्होंने कहा टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने ठीक है, जो चीज़ अमेरिका के काम की उसने खुद ही उस पर टैक्स लगा दिया। हम अमेरिका को देंगे ही नहीं है, देंगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। यानी लो, अब तुम अमेरिका वालों को महंगा खिलवा रहे हो, हम आपको डबल महंगा दिलवाएंगे। यानी वहाँ से जो भी शराब वराब जो भी चीज़ आती थी कनाडा से, वो अमेरिका में एक तो ट्रंप का टैरिफ, ऊपर से कनाडा का टैरिफ, जनता को डबल मार सहनी पड़ी। तो इस पूरी चीज़ के बीच में अभी जब ये ब्लॉकेड हुआ, इससे पहले भी उन्होंने सोचा नहीं कि हम कर क्यों रहे हैं। मैंने आपको बताया था, सिंपल सा एनालिसिस था। ज़्यादातर अमेरिका के जो दोस्त हैं उनको ईरान ने पहले ही हार्मुज में रोक रखा है, अमेरिका, इजराइल और इनके चंगू मंगू को। बाकी सबके जहाज वो जाने दे रहा है। हार्मुज में एक्टिविटी चल रही थी, कम चल रही थी लेकिन चल रही थी। ठीक है साहब, कम क्यों चल रही थी? उसके दूसरे कारण हैं। उसके कारण एक ये है कि ये जितने इनके सहयोगी देश हैं अमेरिका के, उनका खनन नहीं हो रहा है और उनके यहाँ से तेल जा नहीं रहा है, क्योंकि ईरान उसकी अनुमति नहीं दे रहा है। और ईरान के ऊपर है प्रतिबंध, इसलिए कोई भी देश उनका सामान नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो जहाज वहाँ अटके थे ईरान के अलावा वाले, वो सारे के सारे अटके हुए हैं और ईरान वाले जहाज उतने होते नहीं हैं, क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ईरान के यहाँ पे जो इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं, उन इक्का दुक्का ग्राहकों में से एक तो चीन है और अभी पिछले दिनों एक भारत को उसने, ईरान ने कहा था खरीद लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फ़ोन किया है, मीठी मीठी बातें की हैं, वी ऑल लव यू, सारे अमेरिका वाले तुमको प्यार करते हैं। ये आदमी क्या क्या बोलता था मोदी के बारे में, अब ये भारत को प्यार करने लग गया है, क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर एक बार मोदी मान जाए तो मैं अगली बार जब ईरान से लड़ाई होगी तो यहीं से हवाई जहाज उड़ाऊँगा। लेकिन ये नहीं पता कि भारत लोकतांत्रिक देश है, कितना भी तानाशाही कोई कर ले, ये देश सिस्टम से चलता है, बहुत सारी लेयर्स हैं। जैसे अमेरिका में ट्रंप को उसके फौजी अफसरों ने साफ मना कर दिया था, हमारे सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। खैर, तो इन्होंने ये किया कि बंद तो कर दिया, फिर इनको ये समझ में नहीं आया कि वो जो इक्का दुक्का जहाज निकल रहे हैं, कौन निकल रहे हैं और किसके निकल रहे हैं। वो जहाज थे चीन के। जब आप चीन के जहाज को रोकने की कोशिश करोगे तो चीन तो मूड में आ जाएगा, क्योंकि चीन तुमसे डरता नहीं है। चीन को आज हम ईरान युद्ध से जान रहे हैं कि अमेरिका में दम नहीं है, जूस नहीं है।
चीन तो ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए जैसे ही इन्होंने ब्लॉकेड लगाया, चीन की प्रतिक्रिया आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। उनके विदेश मंत्रालय ने जो कहा कि ये खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना नाकाबंदी है, ये कार्रवाई टकराव बढ़ाएगी, तनाव को गहरा करेगी और फ्रेजाइल सीज फायर को कमज़ोर करेगी। मतलब जो एक पहले ही कमज़ोर सा सीज फायर चल रहा है उसको और करेगी, और ये खतरनाक है। इसके साथ साथ चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमारे जहाज़ हरमुज जलडमरू मध्य में पानी में आ और जा रहे हैं। हमारे ईरान के साथ ऊर्जा समझौते हैं और इन समझौतों का हम सम्मान करेंगे। मतलब हमने ईरान से डील की है, हम उससे तेल लेंगे, और साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग हमारे बीच में नहीं आएंगे, मामलों में दखल नहीं देंगे। ईरान इस जलडमरू मध्य को नियंत्रित करता है, यानी ये जो इलाका है हार्मुज, इसको कंट्रोल ईरान करता है और उसने हमारे लिए खोल के रखा है, इसलिए ये हमारे लिए खुला है, बीच में कोई ना आए। और ये कहने के बाद उसने बाकायदा जवाबी कड़े कदम उठाने की धमकी दी। शब्द था रिजोल्यूट काउंटर मेजर्स, यानी इसके विपरीत कड़े कदम उठा के हम इसका रास्ता निकालेंगे। और ये करने के बाद चीन ने अपना जहाज घुसा दिया। देखे तू कैसे रोकता है। निश्चित तौर पे वहाँ पर जो सेना के लोग होंगे उन्होंने कहा होगा, भाई ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है कि ये तो चीन का जहाज जा रहा है, क्या करें भैया, एथेनॉल लेके आ रहा था। और जान दो, क्योंकि अगर चीन के जहाज पे हाथ डालोगे तो अमेरिका का नया सरदर्द शुरू हो जाएगा। अभी रिवॉल्वर कट्टे में जो गोलियां नहीं हैं, गब्बर सिंह के गैंग के पास हथियार नहीं है, वो सारे हथियार कल रात को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, ख़त्म हो गए हैं। तो अभी ऐसे में नया पंगा लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो उस बर्बादी का सीधा सीधा जो खतरा था, उससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को जाने दिया। अब क्या हुआ, बात यह है कि ये पूरा ब्लॉकेड एक ही तो देश के लिए था, चीन के लिए, और ईरान से ला कौन रहा है? ईरान के पोर्ट से और कोई तो सामान लाता नहीं चीन के अलावा। मैंने कल आपको बताया था कि 80% के करीब चाइना का एक्सपोर्ट ही चीन को है, ईरान का एक्सपोर्ट ही चीन को है। बाकी तो ज़मीन से उसने एक और रास्ता किया है, कल उद्घाटन किया है। पाकिस्तान के साथ में ईरान के बीच में एक लिंक रोड बन गया है और वो अजरबैजान तक जाएगा। यानी अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में सामान की आवाजाही हो सकती है। सीन समझिए, ईरान विन विन सिचुएशन में है। और एक ग्राहक था, उस ग्राहक को रोकने की कोशिश की तो वो ग्राहक भी ऐसा वैसा नहीं था, उसने कहा मुझे रोकेगा चमाड़ मारूंगा चीन, और घुस गया हट और निकल के गया, अपना जहाज लेके निकल गया। तो सिचुएशन एक तो ये समझ लीजिए आप। इस बीच में अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि मैं जितने नखरे बना रहा हूँ, जितने भाव दिखा रहा हूँ, ये तो कुछ इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ईरान पे। अब कोई ऐसे ना हो कि मेरी मियाद 2 हफ्ते की निकल जाए, फिर मुझे अपनी नाक कटानी पड़े और पहले की तरह फिर मियाद बढ़ानी पड़े। बड़ी बेइज्जती होती है ना। जिस रात आप कह रहे हो कि आज मैं सभ्यता को मिटा दूंगा, उस रात में पाकिस्तान से फ़ोन करके पाकिस्तान कह रहा है जी हम युद्ध विराम कर लेते हैं। आप अंदाज़ा लगा लो। और उसके बाद में इनको लग रहा है कि ये दूसरी मियाद न लग जाए, तो उस पर काम पे शुरू हो गए। अभी क्या हो रहा है कि बैक एंड पे बातचीत शुरू कर दी अमेरिका ने, और उसने इनसे बात करनी शुरू कर दी कि भाई देखो ईरान भाई, ऐसा करो, ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। तो जो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे थे वो ये कह रहे थे कि अब आप परमाणु क्षमता विकसित नहीं करोगे हथियार बनाने वाली। तो पहले तो वो मान गया था, इनको लगा कि इतना सब करने के बाद भी वहाँ से तो हम शुरू करेंगे, वो तो मान ही जाएगा। उसने कहा ना, अब हमने देख लिया तुम लोग धोखेबाज हो, अब तो हम कट्टा लेके निकलेंगे भाई, अब हम बंदूक लेके निकलेंगे, अब हमको भरोसा नहीं है तुम कब हमको मार दोगे। उन्होंने नहीं भाई, तुम हमारे मोहल्ले में से AK-47 लेके नहीं निकलोगे ना, निकलना पड़ेगा। परमाणु हथियार वैसे ही हैं। परमाणु हथियार जो है वो डिटरेंस का माध्यम है, किसी को मारने के लिए नहीं है बंदूक, वो रख के चमकाने के लिए है ताकि कोई आप पे हमला ना करे। तो ये कह रहा है कि आप लोग हमला कर देते हो इसलिए अब हम रखेंगे। अब ये उसको समझा रहे मत करो। तो जो बैकएंड में बातचीत हो रही है उसमें ईरान कह रहा है कि ठीक है अब तुम ज़्यादा पीछे पड़े, तुम 5 साल तक मान जाते हैं, उसके बाद परमाणु हथियार विकसित करेंगे। और अमेरिका कह रहा है ना 20 साल, चल नहीं मानते हम 20 साल। ये बातचीत हो रही है। यानी परमाणु के मामले में भी पहले तो इन्होंने क्या सोचा था, जो हार्ड नट है, मोटे मोटे अखरोट है, टाइट वाले, उनको पहले तोड़ेंगे। यानी कहेंगे हार्मुज खोल, यानी कहेंगे परमाणु बम, कहेंगे मिसाइल कम कर, जिस पे ईरान मानने वाला नहीं उस पर मैक्सिमम दबाव बना के उसमें से 1-2 मनवा लेते हैं।
बाकी तो वो आसानी से मान जाएगा। उसने वो भैया IQ में ना 8वें नंबर पे पूरी दुनिया में, वो समझ गया 1 मिनट में। और अमेरिका वाले IQ का कुछ कहने की जरूरत नहीं, सबको पता। तो अब वो फंस गया मामला। अब इस मामला फंस गया तो अब ये फिर बातचीत करने जा रहे हैं। खबर आ रही है कि दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को संदेश भिजवाया गया है, या फिर ये कहें कि अमेरिका को संदेश गया है, या पाकिस्तान ने, दोनों को ही भेजा है, क्यों किसी की बेइज्जती करें। लेकिन कुल मिला के अब ये दोबारा बातचीत की टेबल पे आ रहे हैं, यानी 9 दिन चले 28 कोस। इस बीच में जब ये बातचीत की टेबल पे आ रहे हैं, नेतन्याहू क्या बोल रहा है? नेतन्याहू बोल रहा है कि भैया मैं तो उनसे रोज़ बात करता हूँ, तो रोज़ अपडेट लेता हूँ मैं। जब आप अपडेट ले रहे हो रोज़ तो सीन कुछ और हो जाता है। अब आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चाल चली थी जो उल्टी पड़ गई। ये चाल क्या थी? ये चाल थी कि मैं दुनिया में क्राइसिस पैदा करूंगा, ईरान पे अटैक करूंगा, ईरान का तेल दुनिया को मिलना हो जाएगा बंद, चीन को भी। इससे क्या होगा? तेल का दाम बढ़ेगा और तेल की कमी होगी। तो क्या करूंगा? मैं अपना तेल महंगा महंगा बेचूंगा। जब से इनके पास में वो शेल ऑयल आ गया है, ये तेल बेचने के भी तरीके निकालने लगे हैं। पहले याद कीजिए, बाइडन ने यूक्रेन वॉर किया और जो पाइपलाइन थी जो जर्मनी तक जाती थी रूस की, उस पाइपलाइन को इन्होंने डिस्कनेक्ट किया, डिस्टर्ब किया, प्रतिबंध लगाए रूस से तेल खरीदने पे और रूस से गैस खरीदने पे। उसके बाद अपनी महंगी गैस और अपना महंगा शेल ऑयल इनको बेचा यूरोपियंस को। अभी इन्होंने क्या किया? पहले वेनेजुएला पे कब्जा किया। इनको लगा कि तेल की सप्लाई अगर कहीं से हो सकती है तो वेनेजुएला से हो सकती है, प्रतिबंध के बावजूद लोग अड़ जाएंगे, वहीं से खरीदेंगे। तो पहले वेनेजुएला पे कब्जा किया। फिर इनको लगा कि ईरान पे या तो कब्जा कर लेंगे, नहीं करेंगे तो ईरान को डिस्टर्ब कर दिया, तो ईरान का तेल भी नहीं मिल रहा है। तो अब आपके पास रास्ता क्या बचा? वो अफ्रीकन देशों का तेल ले लो, या फिर रूस का, और या फिर अमेरिका का। तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रचार कर रहा है, भाई हमारा तेल खरीदो ना, हमारे यहाँ आओ। वो नहीं घुसने दे रहा हरमुझ में, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ से ले लो, हमारे यहाँ इतना तेल है वगैरह वगैरह, रोज बोलता है, आप सुनते होंगे। और ये भी कहता है लोग आ रहे हैं, हमारा स्वीट ऑयल है वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ ये है कि इसका जो स्वीट ऑयल का सपना था वो भी बेकार हो गया। कैसे हुआ? हुआ ये कि जो 20% तेल इस जगह से निकलता है वो तो रुका ही हुआ है। अब अमेरिका ने सोचा कि मैं जो है, एक मौका है, और खाली टैंकरों को US की तरफ आ रहे हैं ये बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट डाली और कहा कि सर्वश्रेष्ठ है, स्वीटेस्ट US ऑयल लोड करने आ रहे हैं। और डेटा फर्म केपलर KPLR के मुताबिक 70 VLCC सुपर टैंकर अप्रैल मई में US गल्फ कोस्ट पोर्ट पर आने वाले हैं, जबकि औसतन 27 आते हैं हर महीने में। मतलब 2 मिलियन बैरल ये कंपनी उठाती है। तो ये VLCC जो होता है सुपर टैंकर, ये करीब 20 लाख बैरल तेल उठाता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, इनको ग्राहक नहीं मिले, उन्होंने बहुत कमाई कर नहीं ली है तेल बेच के। इन्होंने सोचा तेल आ जाएगा, लेकिन वही हिसाब लगाया नहीं, होमवर्क किया नहीं, जैसे किसी भी मामले में नहीं कर रहे हैं। तो उसमें हुआ ये कि US क्रूड जो है वो 5 मिलियन बैरल एक दिन में जा रहा है, जबकि आमतौर पे वो 4-4.5 बिलियन डॉलर जाता है, यानी करीब 10% ही उसके तेल का एक्सपोर्ट बढ़ा है। और 3 मिलियन बैरल जो है वो गैसोलीन, जेट फ्यूल, डीजल भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी अब उसका 1.5 गुना हो गया है। और इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको से वो इंपोर्ट भी करता है अमेरिका। मतलब सरल शब्दों में अगर आप समझें कि अमेरिका का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, उससे तेल लेने लोग नहीं आए, उसने दूसरे की दुकान में बम लगा दिया, सब लगा दिया, तब भी ये बैठा हुआ है लोटा लेके, तेली भाई, घांची भाई, जो भी कह लो आप, लेने नहीं आ रहा। 13 मिलियन बैरल का एक दिन का इसका प्रोडक्शन है अमेरिका का, और वो बुक्ड है। मतलब तुम्हारे पास जितना माल रहता है तुम्हारा पूरा बिक जाता है, उसके बावजूद तुमने दूसरे की दुकान डिस्टर्ब कर दी, तो सेल तो बढ़ेगी नहीं। तुम्हारी भैंस अगर 2.5 किलो दूध देती है तो 2.5 किलो ही देगी। तुम सामने वाले की डेयरी बंद करा दो या कुछ कर दो, तुमने सामने वाले की डेयरी बंद करा दी, ग्राहक मेरे पास बढ़ेंगे, लेकिन दोगे क्या ग्राहक को? इसका नतीजा एक और हो गया कि इनकी अपने आप में एक परेशानी बढ़ गई। इनका माल तो ज़्यादा बिका नहीं, देश के अंदर तेल के दाम बढ़ गए और उसको ये भयंकर तरीके से झेल रहे हैं।
यानी ये अपने आप में एक परेशानी का इन्होंने बवाल पाल लिया। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जब भी कुछ करते तो पहले से उनकी हरकतें दिखने लगती हैं। उन हरकतों में से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब आपका हिंद महासागर में दियागो गार्सिया पे इनका अड्डा है जहाँ पे मिसाइल मारी थी चीन ने, ईरान ने, तो इन्होंने उससे कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि ब्रिटेन वाले पागल हैं, उनको दियागो गार्सिया वापस नहीं करना चाहिए, खाली नहीं करना चाहिए दूसरे देश से लीज पे। तो मतलब दियागो गार्सिया का इनको कोई यूटिलिटी भविष्य में आने वाली है, ये उन्होंने पहले ही बयान कर दिया। ऐसे ही इन्होंने तेल के मामले में भी गलती कर दी, और ये जो पहले से सोच के चलता है उसका एक और पोल खुल गई। इसने मुकेश अंबानी को बुला के कहा, मुकेश अंबानी उनकी बहुत सेटिंग चल रही थी, मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे देश की कूटनीति से भी ऊपर मुकेश अंबानी की डायरेक्ट कूटनीति ट्रंप क्या चल रही है, भारत की सरकार एकदम सुपरसीड करके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मुकेश अंबानी वहाँ रिफाइनरी लगाने वाले हैं। क्यों? उसकी वजह थी क्योंकि अमेरिका का जो ऑयल निकलता है उसको बहुत ज़्यादा लोग हाथ नहीं डालते हैं। शैल ऑयल निकलता है, उसमें बड़ा निकालने की प्रोसेस है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ पर उसमें काम नहीं करते हैं, और उसका कारण ये है कि उसकी जो सिचुएशन है, जो रिस्क है ना, वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि अंदर से तेल निकालना बहुत रिस्की है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताई थी कि वो स्पंज जैसी होती है, वैसी चट्टानें होती हैं, उनको जाके इधर से खोदना पड़ता है, एल शेप में गड्ढा होता है, उधर से तेल सप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारे चक्कर हैं। तो इसी से पता चलता है कि वो अपने यहाँ पे ऑयल प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा था, क्योंकि उसको दुनिया को तेल बेचना था, और वो तेल को लेकर प्लानिंग कर रहा था उल्टी सीधी, जैसे उल्टी सीधी निकल रही है। उसके बाद उसने ईरान पे हमला किया, और अब मोदी जी को घास डाल रहा है। उन्हीं मोदी जी को जिनको वो हर रोज देश को परेशान करता था, मोदी जी को तो माय फ्रेंड बोलता था। तो जो सिचुएशन है, अभी मोदी जी ने भी अपने ट्वीट में लिखा माय फ्रेंड। तो जो भी है, अब जो सीन बन रहा है वो ये बन रहा है। इस बनते हुए सीन के बीच में ये जो हरकतें कर रहा है, इसके उल्टे नतीजे और आ रहे हैं। क्या? तुमने जो नाकाबंदी की उसके बाद क्या हुआ? लेवरोव, रूस के रक्षा मंत्री, रूस के विदेश मंत्री चीन पहुंच गए, क्योंकि तुमने चीन का जहाज रोकने की कोशिश की। रूस चीन और नजदीक आ गए। अब रूस, चीन और उधर ईरान कह रहा है पेमेंट करो तो ईरान की मुद्रा में करो। तो रूस, चीन, ईरान, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, इसके अलावा ब्राजील, ये सब मिलके क्या चाहते हैं कि डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म हो। तो जो पेट्रो डॉलर का एक पूरा फिनोमिना था, जिसके कारण दुनिया पे अमेरिका राज कर रहा था कि तेल बिकेगा तो डॉलर में बिकेगा, वो टूटने जा रहा है। ईरान अपना तेल अब डॉलर में नहीं बेचेगा, चीनी मुद्रा में बेचने को तैयार है। रूस रुपए में तेल बेचने को तैयार था, डॉलर में बेचने को तैयार नहीं था। तो इस पूरी सिचुएशन को अगर आप देखें तो रूस और चीन जैसी दो सुपर पावर, वो सोवियत संघ की जो पावर थी उतनी बड़ी सुपर पावर, उससे बड़ी तो चीन आज हो चुकी है, ये दोनों मिल गए। किस लिए? तुम्हारे फालतू हरकत के कारण, क्योंकि तुमने ब्लॉकेड लगाने से पहले सोचा ही नहीं कि ये किस किस देश पे आएगा, वो केवल एक चीन पे आ रहा था। तो वहां पर आप फंस गए। तो अब ऐसे में भलाई इसी में है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इनके देश का जो हाल है वो सुन के आप चौंक जाएंगे। सुन ही लीजिए 2 मिनट। अमेरिका में 6 लाख लोग सड़कों पे सो रहे हैं, बेघर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पावर। 40% एडल्ट, अगर उनके पास 33,000 रुपये महीने की, 33,000 रुपये की भी कोई इमरजेंसी आ जाए, मतलब 33,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए किसी काम से, टांग टूट जाए, कुछ हो जाए, तो वो भी उधार लिए बगैर संभाल नहीं सकते हैं। इतनी बुरी हालत में उनका देश है। इंसुलिन जो है इतनी महंगी है वहाँ पे, इतने में तो कार किश्तों पे आ जाती है। जिंदा रहने के लिए लोग राशन करके चलते हैं कि भैया इंसुलिन है, आधी की जगह थोड़ी कम लगा लो। मेडिकल लोन दिवालिया होने से ज़्यादा हो गया है, मतलब पूंजीवाद की फुली लूट है, निचोड़ा जा रहा है वहाँ के नागरिकों को।
महिलाएं अस्पताल की पार्किंग में मर जाती हैं क्योंकि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं मिसकैरेज का। वहाँ पे गर्भपात कानून है, कह दिया जाएगा कि भैया मिसकैरेज का इलाज नहीं किया, इन्होंने तो गर्भपात कर दिया, तो डॉक्टर कह रहा है ना भैया, और वो पार्किंग में मर जाती है। सबसे ज़्यादा अपने नागरिकों को अगर कोई देश में डालता है, ये तो तानाशाह कहते हैं ना, जितने दुनिया भर में देशों को, कोई किम जोंग को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, कोई चीन को कह रहा है, रूस को कह रहा है, उन सबसे ज़्यादा अपने ही नागरिकों को जेल में अगर कोई डालता है तो अमेरिका डालता है। 20 लाख कैदी अमेरिका में। और अभी पिछले दिनों आपने खबर पढ़ी होगी कि एक जानी मानी जेल थी वहाँ की, वहाँ का अंडमान निकोबार काला पानी की तरह, उस जेल को अब रिवाइव कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब वो टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है, अगर ना उसको जेल को दोबारा चालू करो, और उनमें से जो लोग वहाँ पर हैं उनमें से 1/4 जो हैं वो दोषी साबित नहीं हुए हैं। मतलब आप वहाँ तो फास्ट है ना न्याय, और जमानत भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो जेल में पड़े हुए हैं। औसत उम्र अमेरिका की लगातार घट रही है। शिशु मृत्यु दर है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, वो क्यूबा से भी बदतर है। जिस क्यूबा को ये कहते हैं कि तुम्हारा ये करना, बच्चे गणित और अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं, और हालत ये है कि वहाँ पर अक्सर गन चलाते रहते हैं बच्चे, स्कूलों में फायरिंग हो जाती है, और गन बनाने वाली कंपनियों के, क्योंकि ये शेयर बेच के कमाई कर रहे हैं। 15 साल से मिनिमम वेजेस नहीं बढ़े हैं अमेरिका में, 15 साल से। सारे टीचर 2-2 नौकरियां करके अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। पूर्व सैनिक पुलों के नीचे सो रहे हैं। ऐसा देश तबाह किया इन्होंने। हालत यह है कि इनके यहाँ एक अपराधी, रेपिस्ट, पॉर्न स्टार के साथ संबंधों में फंसा और दंगे भड़काने वाला शख्स एक बड़ा राजनीतिक अभियान चला रहा है। इतना बड़ा, इतना बुरा कि तालिबान भी धन्यवाद कर रहा है, नाम नहीं लूँगा। पर और तुम बता रहे हो कि ग्रीनलैंड तुमसे खराब तरीके से चल रहा है, जिसमें तमाम सारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सबसे कम लोग जेल में हैं, वहाँ कोई बीमार होने की वजह से दिवालिया नहीं होता, वेटिंग रूम में इसलिए नहीं मरता क्योंकि उसने इंश्योरेंस नहीं है, नेटो इनके किसी काम नहीं आ रहा है। कुल मिला के बिना बताए रात को 2 बजे सिर्फ इसलिए हमला कर देते हो क्योंकि आपको अपनी गद्दी बचानी है। तो आप अमेरिका की ये तस्वीर देखिए। तो ये जो अमेरिका है, इसकी जो हैसियत है वो इतनी सी है। और ऐसा देश जब बाहुबलियों के हाथ में आ जाता है तो पूरी दुनिया में वो अपनी अकड़ दिखाते घूमते हैं, और नतीजा ये होता है कि ईरान से इतना डर रहे हैं, हिजबुल्लाह से इतना डर रहे हैं कि लेबनान के एक राजदूत के साथ आज हुई है, लेबनान के राजदूत के साथ में, सिर्फ अमेरिका में जो लेबनान का राजदूत है उसके साथ में बैठ के इजराइल के बड़े बड़े मंत्री, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस डिस्कशन कर रहे हैं डायरेक्ट लेबनान और इजराइल के बीच में ढील कराने के नाम पे, ताकि दुनिया को बता सकें कि ये जो ईरान बोलता रहता है कि हम लेबनान को खाली करें, ये हम आपस में बात करें लेबनान के साथ में। लेबनान की सरकार इसमें शामिल नहीं है, उसने कतई नहीं कहा कि हम शामिल हैं। उस एम्बेसडर को बिठा लिया बेचारे को, वो हाँ में उसके साथ सारे बैठ के बड़े बड़े, कोई मंत्री शामिल नहीं है। और हिजबुल्लाह का डर है ये, ताकि जो लेबनान में घुस के ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो कत्लेआम कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर सकें कि नहीं हमारी बातचीत चल रही है, इसलिए आप मत बोलो। क्योंकि अभी ये आरोप लगा था ना कि युद्ध विराम होगा तो वहाँ पे भी होगा, लेबनान की सीमा पे भी इजराइल रुकेगा, तो भाई हमारी आपस में बात हो रही है इसलिए आप बातचीत में ना हो। तो ये बातचीत दूसरे देश की होने से पहले ये खेल कर दिया। कुल मिला के बेहद अजीब टाइप का एक देश पूरी दुनिया की तबाही के इंतज़ाम कर रहा है, और उसका हर पत्ता उल्टा चल रहा है, उल्टा पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ख़राब वक्त आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो आदमी सरकार में टिक भी पाएगा। मध्यावधि चुनाव होने के बाद या तो वो पिंजरे में बंद तोते की तरह रहेगा, और या फिर उसको इम्पीचमेंट लाके सरकार से हटा दिया जाएगा। पर ईरान का ना वो बाल बांका कर पाया है, ना कर पाएगा। नमस्कार, जय हिंद।